हेलो दोस्तों, द स्टडी बाय वरुण चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी है 9th क्लास की, उसके दूसरे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने पहला चैप्टर जिसमें भारत का आकार और स्थिति, उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप इसको पढ़ना है। इसमें देखना है कि भारत के भौतिक स्वरूप क्या क्या है। जैसे भौतिक स्वरूप कहा किसे जाता है, तो जो स्थलीय क्षेत्र पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, तटीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, इन सभी को क्या कहता है भूगोल में, इन सबको भौतिक स्वरूप कहा जाता है। इसी में हमको देखना है कि भारत के भौतिक स्वरूप कौन कौन से हैं। क्योंकि भारत क्या है, एक विशाल देश है और यहाँ इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हर एक प्रकार की आकृतियाँ हमें देखने को मिलती है। अनेक प्रकार के भौतिक स्वरूप हमें भारत में देखने को मिलते हैं, उन्हीं के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं भारत के भौतिक स्वरूप, जो 9th क्लास के एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। भारत क्या है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है और विभिन्न स्थलाकृति वाला क्या है, ये एक विशाल देश है। उसके बाद बात करें तो हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। भारत में क्या है, यहाँ पर अनेक प्रकार की भू आकृतियाँ हमें देखने को मिलती है। जैसे जैसे बात करें तो पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, ये सभी स्थलाकृतियाँ कहाँ हैं, ये भारत में अवस्थित है। ऊपर से देखिएगा उत्तर की तरफ से तो आपको उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र, उसके जस्ट नीचे आपको मैदानी क्षेत्र, उसके बाद आपको प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिम क्षेत्र में आपको मरुस्थलीय क्षेत्र, उसके बाद तटीय क्षेत्र, और नीचे में देखिएगा आपको बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में वहाँ पर आपको द्वीप समूह देखने को मिल जाएंगे। उसी के बारे में हमको डिटेल करके एक एक को पढ़ना है। आगे यहाँ पर कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। ये क्या करती है, भारत की भूमि यहाँ पर बहुत अधिक भौतिक विशेषताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर देखा जाए, भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। भूगर्भीय तौर पर क्या है, प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का, प्रायद्वीपीय पठार ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूगर्भीय भाग है। ठीक है, ये क्या है, यह प्राचीनतम क्या है, भूभाग है भारत का। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग क्या है, तो वो कौन है, वो प्रायद्वीपीय पठार है। ये अन्य संरचनाओं की अपेक्षा इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था। हम लोग जानते हैं कि पहले भारत कहाँ था, तो भारत पहले अफ्रीका महादेश के पास था। ठीक है, कहाँ पर, अफ्रीका महादेश में। हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं पहले से कि ये क्या है, ये पहले एक ही लैंड हुआ करता था, एक भूमि का भूखंड था, जिसे क्या कहा जाता था पहले पूरे भूमि को, उसे पैंजिया कहा जाता था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि ये पैंजिया दो भागों में टूटा। ठीक है, दो भागों में, एक ऊपर के भाग को कहता है लॉरेंसिया यानी अंगारा लैंड, नीचे के भाग को कहता है ये गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये दो भागों में, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। और भारत किसका किसका भाग था, तो वो भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। किसका, तो गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इस गोंडवाना लैंड में क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये ऊपर का भाग अंगारा लैंड और नीचे देखिए यहाँ पर ये दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र और ये अफ्रीका का क्षेत्र। ठीक है, ये क्या हो गया, इससे अलग होना शुरू हो गया गोंडवाना लैंड से। और यहाँ पर ये भारत का क्षेत्र, ये भारत, और ये भारत भी क्या हुआ, इस क्षेत्र से अलग होना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब क्रिस्टेशियस युग आया, उस वक्त क्या हुआ कि भारत का जो गति जो है, भारत किस तरफ जाने लगा, तो ये उत्तर की तरफ इसका गति होना शुरू हो गया। उत्तर के बाद जब गति हुआ तो ये इस क्षेत्र में देखिए, जहां वर्तमान में अभी इंडिया है, एशिया महादेश का भाग, यहाँ पर क्या हुआ कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट का क्या हुआ, टकराव हुआ, दोनों के बीच टकराव हुआ। इसके कारण क्या हुआ, वहां पर हलचल हुई और इस क्षेत्र में क्या हुआ, यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। तो इस हिमालय के निर्माण से पूर्व ही क्या हुआ था, भारत में, भारत के भूखंड में प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हो चुका था। उसके बाद में क्या हुआ कि हिमालय का निर्माण हुआ। तो सबसे प्राचीनतम जो भाग है, भूभाग भारत का, वो क्या है, वो है प्रायद्वीपीय भूखंड, जो क्या है भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। उसके बाद ही पर्वत और मैदानों का निर्माण हुआ है। तो इसको लिख लीजिएगा कि भारत का भूगर्भीय तौर पर सबसे प्राचीनतम भाग कौन है, तो वो क्या है, वो है प्रायद्वीपीय पठार। आगे है, इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था। पहले क्या था, पहले इसे क्या माना जाता था कि यह भूमि का बहुत ही स्थिर भाग है, इसके नीचे किसी तरह की कोई हलचल नहीं होती है, किसी तरह की कोई प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया इसके अंदर में नहीं होती। ये क्या है, बहुत ही स्थिर भाग है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो कुछ भूकंप इस क्षेत्र में आए, जैसे कच्छ के क्षेत्र में आया, महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो भूकंप आए, उसके कारण क्या हुआ कि इसके जो स्थिर होने पर क्या हो गया, अब शक होने लगा कि हाँ ये अब स्थिर नहीं है। अब वैज्ञानिक क्या समझते हैं, भूगर्भ शास्त्री, कि ये अब स्थिर संरचना नहीं है। तो ये इसे क्या माना जाता था, पहले ये स्थिर भाग माना जाता था। परंतु
हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। इसे क्या किया है? हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां है। हिमालय और जो उत्तरी मैदान है वो क्या है? वो हाल की बनी स्थलाकृतियां है, यानी वो प्रायद्वीपीय पठार के बाद इसका निर्माण हुआ है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है? जो हिमालय पर्वत है वो क्या है? वो अस्थिर भाग है, क्योंकि वहां पर हमेशा यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच क्या होता है? टक्कर होते रहता है। इस कारण से क्या हो रहा है? उस क्षेत्र में हमेशा भूकंप की घटना में देखने को मिलती है। नई नई स्थलाकृतियां उस क्षेत्र में निर्माण होती रहती है। इसलिए ये भूगर्भ वैज्ञानिक उसे क्या मानते हैं कि हिमालय का क्षेत्र बहुत ही अस्थिर क्षेत्र है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है वो क्या दर्शाती है? कि ये क्या है? एक युवा पर्वत है, क्योंकि ये इसमें अभी भी इसका निर्माण हो रहा है। इसका ऊंचाई क्या हो रहा है? अभी भी इसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ ही रही है। और ये क्या है? एक युवा पर्वत है, जिसमें क्या है? जिसमें ऊंचे शिखर है, गहरी घाटियां है, तेज बहने वाली नदियां हैं। जिसमें जो नवीन वलित पर्वत होता है और जो युवा पर्वत होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा गहरी घाटियां, घाटी कैसी होती है? बहुत यहाँ पर गहरी हमें देखने को मिलता है। और उसके अलावा तेज बहाव वाली जो नदियां होती है वो भी क्या होता है? इस क्षेत्र में हमें देखने को हमें मिलता है। आगे है कि उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है। तो ये किससे बना है? उत्तर का जो मैदान है वो जलोढ़ निक्षेपों से बना है। और जलोढ़ किसे कहा जाता है? तो नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन अवसादों को जलोढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो उत्तर का मैदान है वो किससे निर्मित है? वो जलोढ़ मैदानों से निर्मित है। ठीक है, जलोढ़ निक्षेपों से ये बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ियों घाटी से बना हुआ है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो किससे बना हुआ है? तो वो आग्नेय चट्टान से। ठीक है, किससे बना हुआ है? तो ये आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। किससे? आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान से। रूपांतरित चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है? तो रूपांतरित चट्टान और आग्नेय चट्टान से निर्माण हुआ है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण ही ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। और ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और जब आग्नेय चट्टान पर ताप और दबाव पड़ता है या अवसादी चट्टान पर, तो वो किस में परिवर्तित होता है? तो वो रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार का तो आग्नेय और रूपांतरित शैल से। मैदान का निर्माण किससे हुआ है? तो वो जलोढ़ निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर दिया जा रहा है कि मुख्य भौगोलिक वितरण। ठीक है, इसको किस हिसाब से बांटा गया है उसके बारे में यहाँ पर दिया जा रहा है और कितने भागों में बांटा गया है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भारत की जो भौगोलिक आकृति है उनको क्या किया जा सकता है? निम्नलिखित जो नीचे दिया गया है उसमें उतने भागों में इसको बांटा जा सकता है। तो ये कितने भाग है? तो ये 6 भाग है। कौन कौन? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, तो भारत के भौगोलिक आकृतियों को एनसीईआरटी के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद उत्तर का मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय क्षेत्र, तटीय समूह, तटीय क्षेत्र, उसके अलावा यहाँ पर द्वीप समूह। इन 6 भागों में भारत की भौगोलिक आकृतियों को बांटा गया है। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत के बारे में यहाँ पर लोगों को जानना है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से क्या है? हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि ये भूगर्भीय रूप से युवा है एवं बनावट के दृष्टिकोण से क्या है? ये वलित पर्वत है। ये क्या है? एक वलित पर्वत है। ये भूगर्भीय रूप से क्या है? अभी ये युवा अवस्था में है। और बनावट के आकृति हिसाब से क्या है? ये बनावट के दृष्टिकोण से ये एक वलित पर्वत है। ये क्या है? वलित पर्वत है। ठीक है, या इसे ही कहता है मोरदार पर्वत। ये क्या कहता है? इसे मोरदार पर्वत कहा जाता है। इसे क्या कहता है? मोरदार पर्वत भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात क्या है कि ये क्या है? ये युवावस्था में है। उसके अलावा ये बनावट के दृष्टिकोण से क्या है? ये एक वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो यहाँ पर देखिएगा, इस क्षेत्र में यहाँ पर ये सिंधु नदी, ठीक है, ये सिंधु नदी से लेकर ये कहाँ पर? तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये हिमालय का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? तो ये सिंधु से लेकर के पश्चिम में पूर्व में कहाँ तक? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये सिंधु नदी से लेकर के पश्चिम में पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है।
आगे है कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय क्या है? ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और विश्व में जो सबसे बड़ी बड़ी चोटियां है वो कहाँ पर स्थित है? वो हिमालय में ही स्थित है। उसके अलावा ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। ये क्या करती है? ये 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो सिंधु नदी के क्षेत्र से लेकर के ये जो भाग है यहाँ तक, ये कितना है? तो इसकी लंबाई है कुल 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर। ठीक है, और आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति कैसी है? ये है एक वृत्ताकार। ठीक है, कैसा है ये? एक वृत्त, मतलब आधा वृत्त। कैसा है ये? अर्धवृत्त के आकार का है। ये पूरा वृत्त नहीं है। इसकी आकृति कैसी है? तो ये अर्धवृत्त है। तो ये भी क्या, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हिमालय की आकृति कैसी है? ये एक अर्धवृत्ताकार रूप में ये फैला हुआ है। आगे है कि इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई किस क्षेत्र में? तो पश्चिम क्षेत्र में, यानी कश्मीर के क्षेत्र में इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो वो है 400 किलोमीटर। यहाँ पर ये क्षेत्र में ये क्या है? ये 400 किलोमीटर। ठीक है, और इस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में कितना है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर इस क्षेत्र में ये है 150 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चौड़ा किस क्षेत्र में है? तो पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कश्मीर के क्षेत्र में ये अधिक चौड़ा है और अरुणाचल प्रदेश में क्या है? ये बहुत ही कम चौड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में मात्र कितना है? ये 150 किलोमीटर है और कश्मीर में ये 400 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में जो है ऊंचाई क्या होता है? उसमें अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि पश्चिमी घाट में क्या है? पश्चिमी क्षेत्र में क्या है? जो इसकी ऊंचाई है इस क्षेत्र में ये बहुत कम है। पश्चिम क्षेत्र में क्या है? इसकी ऊंचाई बहुत ही कम है। ठीक है, और पूर्वी क्षेत्र में क्या है? ऊंचाई में हमें विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला है। तो पश्चिम में क्या है? कम है, और पूर्व में क्या है? ये अधिक ऊंचाई इसकी देखने को हमें मिलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है नामचा बरुआ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ देखिएगा तो ये कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, ठीक है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सभी क्या है? ये पूर्व में है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला हमें देखने को मिलता है। और इस क्षेत्र में, कश्मीर के क्षेत्र में क्या होता है? यहाँ पूर्व पश्चिम क्षेत्र में यहाँ पर ऊंचाई हमें बहुत कम देखने को मिलती है। उसके अलावा बात करें तो अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। इन जो श्रृंखला है, ये जैसे बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक, इनके बीच में क्या होता है? बहुत गहरी गहरी घाटियां जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि ये क्या है? एक वलित पर्वत है। और वलित पर्वत की विशेषता क्या होती है? कि ये बहुत ऊंचे शिखर होते हैं इसमें। उसके अलावा बहुत गहरी गहरी घाटियां भी हमें देखने को मिलती है। इसलिए जो इस क्षेत्र में क्या है? यहाँ पर अधिक संख्या में हमें घाटियां देखने को मिलती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो सबसे जो उत्तरी क्षेत्र में है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है महान हिमालय, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। इसे कहा जाता है आंतरिक हिमालय या इसे ही कहा जाता है हिमाद्री। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? हिमाद्री। तो जो क्या है सबसे उत्तर में हिमालय में, हिमालय के उत्तरी भाग क्या कहता है? उसे महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या इसे ही कहता है हिमाद्री, इसे कहा जाता है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक उच्च शिखर है। ठीक है, इसमें जो है बृहद हिमालय में, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री में सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ पाई जाती है? हम देखने को मिलती है हिमालय में, तो वो बृहद हिमालय में देखने को मिलती है। और वहां पर जो औसत ऊंचाई है कितनी है? तो ये 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। महान हिमालय में क्या होता है? जो पर्वत श्रृंखला है उनमें जो ऊंचाई है वो औसतन कितना है? 6000 मीटर से सभी श्रृंखलाएं अधिक ही हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर, इसमें क्या है? हिमालय के जो मुख्य शिखर है जो बड़े बड़े, वो कहाँ पर है? वो इसी हिमाद्री में, इसी महान हिमालय या आंतरिक हिमालय में स्थित है। जैसे यहाँ पर हिमालय के कुछ शिखर के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको लिखिएगा क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सबसे बड़ा बात करें, सबसे ऊंचा, तो वो क्या है? ये माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पर है? तो ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उसके अलावा ये
कंचनजंगा दूसरे नंबर पर यहाँ पर दिया जा रहा है। ये कहाँ पर है? ये भारत यानी भारत के सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। उसके अलावा मकालू, मकालू कहाँ है? तो ये नेपाल में, इसकी ऊंचाई 8481 मीटर। धौलागिरी, धौलागिरी कहाँ है? तो ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कहाँ है, कितनी है? तो 8172 मीटर। उसके बाद यहाँ पर ये नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ है? तो ये भारत में है, ठीक है। इसकी ऊंचाई ये कहाँ है? 8100, इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। उसके बाद अन्नपूर्णा की बात करें तो अन्नपूर्णा कहाँ है? तो ये नेपाल में है और ये इसकी ऊंचाई 8078 मीटर। नंदा देवी की बात करें तो ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड यानी भारत में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 7817 मीटर। कामेत की बात करें, ये भी कहाँ है? तो ये भी भारत में ही स्थित है और ये किसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7756 मीटर। नामचा बरुआ, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश यानी भारत, और ये कितनी ऊंचाई इसकी है? तो 7756 मीटर। उसके अलावा गुरला मंधाता, ये कहाँ है? तो ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई क्या है? ये 7728 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये इसके ऊंचाई का क्रम भी पूछा जाता है कि हिमालय के इन शिखरों में से इनके ऊंचाई के हिसाब से इनका क्रम सजाइए। इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर ये नामचा बरुआ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये कंचनजंगा, उसके अलावा ये मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गुरुला मंधाता, ठीक है, नंदा देवी और ये कामेत। ये इसका पश्चिम से पूरब से पश्चिम क्रम है। कैसे? तो पश्चिम, पूरब से पश्चिम नामचा बरुआ पहले, उसके अलावा कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गुरला मंधाता, नंदा देवी और कामेट इसका पश्चिम से पूरब से पश्चिम का इसका क्रम है। अगर पूरब से पश्चिम से कहा जाए तो इस तरफ से क्या हो जाएगा? कामेत, नंदा देवी, गुरुला मंधाता, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और ये नामचा बरुआ, इसका क्या है? ये पश्चिम से पूरब का इसका क्रम है। आगे बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिमालय, महान हिमालय के वलय की प्रकृति क्या है? असममित है और हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। हिमालय का जो ये भाग है यानी महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, इसका जो क्रोड है किससे बना हुआ है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। किससे बना है? तो ये ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? तो ये ग्रेनाइट चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। तो इसको भी लिख लीजिएगा कि हिमालय का जो महान हिमालय का जो क्रोड है वो किससे बना हुआ है? तो वो ग्रेनाइट चट्टान से ये निर्मित है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। यह श्रृंखला क्या होता है? हमेशा बर्फ से ही ये ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। इससे क्या होता है? बहुत सारे हिमानियों का यहाँ पर ग्लेशियर हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर हमेशा ये बर्फ से ढकी रहती है। आगे है कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इसे क्या कहता है? हिमालय के जस्ट दक्षिण में जो भाग है उसे क्या कहता है? उसे निम्न हिमालय या इसे ही हिमाचल हिमालय के नाम से या लघु हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। इसे क्या कहता है? इसे निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो भाग है यहाँ पर, ये जो है ये क्या है? ये है महान हिमालय, ठीक है। उसके जस्ट नीचे ये जो है यहाँ पर ये जो भाग है इसे क्या कहता है? इसे कहता है लघु हिमालय, लघु हिमालय या निम्न हिमालय, निम्न हिमालय या इसे ही कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है निम्न हिमालय। उसके अलावा इसे कहा जाता है हिमाचल हिमालय कहा जाता है। इसे क्या कहता है? हिमाचल हिमालय के नाम से इसे भी जाना जाता है, ठीक है। इसको भी लिख लीजिएगा, इसका 3 नाम, लघु हिमालय, निम्न हिमालय और उसके अलावा हिमाचल हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ लिखा जा रहा है कि इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसका जो निर्माण है, इस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है, क्योंकि जब भारतीय भूखंड, भारतीय प्लेट जब किससे टकराया था? तो टकराया वो किससे? तो यूरेशियन प्लेट से। तो इस क्षेत्र में क्या हुआ? जैसे ही यहाँ पर ये टकराया, ठीक है, यहाँ से आकर के यहाँ पर, तो टकराने के कारण क्या हुआ कि एक झटका हुआ और वहाँ पर क्या हुआ? जो अवसाद जमा था उन दोनों के बीच में, वहाँ से क्या हुआ? एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया जिसे कहा गया महान हिमालय। उसके बाद कुछ दिन और बहुत सालों बाद, हजारों लाखों साल बाद क्या हुआ? फिर से क्या हुआ? वहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक क्रिया हुई, फिर प्लेटों का टक्कर हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? उस क्षेत्र में जो हिमालय का निर्माण हुआ वो क्या हुआ? उसे कहा जाता था लघु हिमालय या निम्न हिमालय, या उसे कहा गया, क्या कहा गया? उसे हिमाचल हिमालय के नाम से उसे जाना गया।
उसके बाद बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इस हिमालय की ऊंचाई है 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी पूछा जाता है कि जो निम्न हिमालय है या लघु हिमालय, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो कितना है, ये 50 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, तो ये 50 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल श्रृंखला क्या है, इसमें जो पीर पंजाल श्रृंखला है वो सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ये क्या है, सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसमें नहीं दिया हुआ है, सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है कौन, तो पीर पंजाल। तो हिमालय जो लघु हिमालय है उसकी जो महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन है, तो वो क्या है, पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है श्रेणी इसकी सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ये लंबी पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कश्मीर में स्थित है। ये कहाँ पर, तो ये कश्मीर में स्थित है, ठीक है। ये किस का भाग है, किस हिमालय का, तो ये लघु हिमालय का भाग है। इसमें ये पूछा जाता है कि जो पीर पंजाल है वो किस हिमालय का भाग है, तो ये लघु हिमालय या निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय का ये भाग है, ठीक है। तो ये कश्मीर हिमालय। उसके अलावा यहाँ पर और भी जो पर्वत श्रृंखला है वो भी पाए जाते हैं। कौन कौन, तो ये धौलाधर भी कहाँ पर है, वो लघु हिमालय में। उसके अलावा महाभारत भी कहाँ है, तो ये लघु हिमालय का ही ये भाग है। ये भी क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, ठीक है, और हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या क्या स्थित है, इसको लिखना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ की जो प्रमुख जो श्रृंखला है वो पीर पंजाल जो सबसे लंबी है, उसके बाद धौलाधर और महाभारत भी क्या है, वो लघु हिमालय का ही भाग है। उसके अलावा इस क्षेत्र में जो कश्मीर की घाटी है वो कहाँ पर है, वो लघु हिमालय में स्थित है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा का क्षेत्र है, उसके अलावा कुल्लू जो पहाड़ी नगर है वो सभी कहाँ है, तो वो ये सब कहाँ है, वो लघु हिमालय में ये सभी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है कुल्लू कांगड़ा ये सब को क्या कहा जाता है, ये सभी को पहाड़ी नगर के रूप में इसे जाना जाता है। आगे है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसे क्या कहा जाता है, उसे शिवालिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसके जस्ट जो दक्षिणी भाग है इसे क्या कहा जाता है, इसे शिवालिक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये है, ये क्या है, ये शिवालिक, इसे क्या कहा जाता है, शिवालिक, ठीक है। और ये क्या है, हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है। और ये क्या है, सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण क्या हुआ था, लघु हिमालय के बाद इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। इनकी चौड़ाई की हम लोग बात करें तो क्या है, ये 10 से 50 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई है 10 से लेकर के 50 मीटर, ठीक है। ये जो यहाँ पर है ये भाग, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो ये 10 से लेकर के कितना है, 10 से लेकर के ये 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। शिवालिक की चौड़ाई कितनी है, 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक। और ऊंचाई की बात करें तो ये 900 मीटर से लेकर के 1100 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। तो ये भी बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था कि शिवालिक की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 900 से लेकर के 1100 मीटर के बीच ये स्थित है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ये जो अन्य हिमालय का निर्माण हो गया, जैसे लघु हिमालय का निर्माण हो गया, तो उसके पास जो अवसाद जमा था और फिर से जब प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया हुई उसके बाद जो वहाँ पर जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद थे वहाँ जो जमा थे वो सभी क्या हो गए, उस गति के कारण क्या हुआ, प्लेटों की टक्कर के कारण वो वहाँ से क्या हुआ, एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये किससे बना है, तो ये असंपीड़ित अवसादों से बना हुआ है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। ये जो घाटी है ये क्या है, ये बड़े बड़े बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से क्या है, ये शिवालिक का क्षेत्र ढका हुआ है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जो निम्न हिमालय है यानी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच का जो घाटी होता है, जैसे यहाँ पर ये निम्न हिमालय और ये शिवालिक, तो इसके बीच का जो घाटी है इसे क्या कहा जाता है, इसे दून कहा जाता है। जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये जो दून है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच के जो घाटी है उसे कहा जाता है दून कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कि निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहा जाता है, इसे दून कहा जाता है, ठीक है। और कुछ प्रसिद्ध दून की बात करें तो ये देहरादून,
कोटली दून, पाटली दून, ये कुछ प्रमुख दून है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये निम्न हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित ये घाटी है। हम लोग का जो एनसीईआरटी कोर्स है वो हमारे ऑफिशियल ऐप द स्टडी बाय वरुण पर भी चलता है, जिसको आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी ऑफर चल रहा है, कूपन कोड है यहाँ पर आरुनी5, और इसको आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप लोग इसको परचेज कीजिए। आगे है, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। ये जो इसका जो विभाजन था ये उत्तर से दक्षिण के बीच था, लेकिन इसका जो है से पूर्व से पश्चिम तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी क्या किया गया है? इसको बांटा गया है। हिमालय को पूर्व से पश्चिम के क्षेत्र में जो स्थित है उसके आधार पर भी क्या किया गया? इसको बांटा गया है। किस तरह से, कहाँ, किसको क्या कहा जाता है उसको देखते हैं। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। इसका जो बंटवारा है किस आधार पर किया गया है? तो नदी घाटी के आधार पर इसका बंटवारा किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, इसे क्या कहा जाता है? सतलज नदी और सिंधु नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? उसे पंजाब हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ये सतलज नदी, ये सिंधु नदी और ये सतलज नदी। ठीक है, इसके बीच का जो ये क्षेत्र है, जो हिमालय का क्षेत्र, इसे क्या कहता है? इसे ही कहता है पंजाब हिमालय। ठीक है, इसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहता है? तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये पूछा भी जाता है कि पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है, तो क्या हो जाएगा? पश्चिम में सिंधु से लेकर के, सिंधु नदी से कहाँ तक? तो ये सतलज नदी तक, सतलज नदी तक ये इसका विस्तार है। ठीक है, तो पंजाब हिमालय कहाँ है? तो सिंधु नदी से कहाँ तक? ये सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहता है? हिमालय को, इसे कहा जाता है पंजाब हिमालय कहा जाता है। उसके अलावा लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो कश्मीर का क्षेत्र है पंजाब हिमालय में, उसमें जो कश्मीर का क्षेत्र है उसे कश्मीर हिमालय, और हिमाचल के क्षेत्र में उसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं या गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जहाँ पर सतलज नदी खत्म होता है, जहाँ पर पंजाब हिमालय खत्म होता है यानी सतलज नदी के पास, और उससे लेकर के जो काली नदी का क्षेत्र है उस क्षेत्र के बीच को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कुमायूं या गढ़वाल हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर ये सतलज नदी और ये काली नदी, ठीक है, ये काली नदी, इसके बीच जो ये क्षेत्र है हिमालय का, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गढ़वाल, गढ़वाल या कुमायूं कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि गढ़वाल या कुमायूं हिमालय किस नदी घाटी के बीच है, तो वो कहाँ पर है? तो वो सतलज नदी से लेकर के सिंधु, जो काली नदी है जो भारत नेपाल की सीमा निर्धारण करती है, उस नदी के बीच तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसे कुमायूं या गढ़वाल हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। उसके अलावा काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां आपसम हिमालय का सीमांकन करती है। इसके बाद जो है काली तथा जो तीस्ता नदी है, कौन नदी? तो काली और तीस्ता, यहाँ पर है ये काली नदी, ठीक है, ये काली नदी, और ये यहाँ पर तीस्ता नदी जो सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से होकर के बहती है। तो इसके बीच का जो ये क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है वो कहाँ क्या है? तो ये है, इसका नाम है, कहा जाता है इसे नेपाल हिमालय, और ये सबसे, ठीक है, ये क्या है? ये नेपाल हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल हिमालय कहाँ है? तो वो काली से लेकर के तीस्ता नदी के बीच स्थित है। उसके अलावा जो तीस्ता नदी है उससे लेकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी या इसे कहिए दिहांग नदी, इसे दिहांग नदी, इसके बीच का जो क्षेत्र है ये जो हिमालय का क्षेत्र है, इसे क्या कहता है? इसे असम हिमालय कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे असम हिमालय कहा जाता है। असम हिमालय कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहता है? असम हिमालय। तो हम लोगों ने देख लिया पश्चिम से पूर्व क्या क्रम है इसका, कि जो सिंधु नदी से सतलज के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। उसके अलावा सतलज से लेकर के काली के बीच का क्या है? उसे कहा जाता है गढ़वाल या कुमायूं हिमालय। उसके बाद जो काली से लेकर के जो तीस्ता नदी का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। और ये नेपाल हिमालय से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी या उसे दिहांग नदी कहिए, उस क्षेत्र के क्या कहा जाता है? उसे असम हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है।
इसे क्या कहा जाता है, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो क्या करती है, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। दिहांग महाखड्ग यानी दिहांग गौर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ये जो हिमालय का जो गौर्ज है वहां पर दिहांग गौर्ज, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक मोड़ आ जाता है, समझे, यहाँ पर क्या होता है, ये मोड़ आ जाता है जिसे क्या कहता है, इसे कहता है सिंटेक्सियल मोड़। सिंटेक्सियल टेक्सियल मोड़ के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये कैसा है, एक मोड़, एक हेयर पिन जैसा हेयर पिन होता है लगाने के लिए, उसी तरह का मोड़ क्या है यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या है, एक हेयर पिन के जैसा है और ये एक सिंटेक्सियल मोड़ है। इसके कारण क्या होता है, हिमालय यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर घुमा हुआ है पूरी तरह से, और इसी घुमाव के कारण, इसी सिंटेक्सियल मोड़ के कारण ही क्या हुआ है कि ये जो सांगपो नदी से ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है भारत में, इसका क्या हुआ, इसका भी इस तरफ बहाव जो है से भारत तरफ घूम गया है। ठीक है, और ये सिंटेक्सियल मोड़ नहीं रहता तो क्या होता, ब्रह्मपुत्र नदी इस तरफ नहीं आती। तो ये क्या है, एक सिंटेक्सियल मोड़ है, जिसके कारण क्या हो गया है, ये हेयर पिन की तरह मुड़ गया है। उसके अलावा यहां पर है कि इन्हें पूर्वांचल हिमालय, ठीक है, या पूर्वी तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पर ये सिंटेक्सियल मोड़ है, इस क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर इसे कहा जाता है पूर्वी हिमालय। ठीक है, या इसे कहा जाता है यहाँ पर पूर्वांचल हिमालय। इसे क्या कहा जाता है, पूर्वी हिमालय, या इसे पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय या पूर्वी पर्वत या पूर्वांचल पर्वत, ठीक है, के नाम से इसे जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कि पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। और इसी क्षेत्र में क्या है, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जैसे डाफला, मेरी, मिसबी, अबोर, मिजो, नागा, ये सभी कहाँ पर है, वो इसी क्षेत्र में स्थित है, जिसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैलों से बनी है। ये किससे बना हुआ है, ये जो इस क्षेत्र का जो चट्टानी क्षेत्र है, चट्टान है पहाड़ में, वो कैसा है, तो वो बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये किसका ऐसा है, ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये किससे निर्मित है, तो ये बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। ठीक है, तो बलुआ पत्थर कैसा है, तो ये बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान है। ये कैसा है, अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। तो ये लिख लीजिएगा कि ये बलुआ पत्थर से किससे निर्मित है, वो किस प्रकार चट्टान है, तो वो अवसादी चट्टान है। और ये किस क्षेत्र में है, तो ये पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां है उसमें बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाती है। ये घने जंगलों से ढकी है। ये क्या है, बहुत ही घने जंगलों से ढका हुआ है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। ये क्या है, अधिकतर समानांतर श्रृंखला, ठीक है, या क्या कहता है उसे, अधिकतर ये घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में जो है वो पटकाई बूम, ठीक है, उसके अलावा नागालैंड में नागा, मिजोरम में मिजो और मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल है। इस क्षेत्र में जो छोटे छोटे पर्वत श्रृंखला है उसे क्या कहा जाता है, उसे पटकाई बूम, उसके अलावा नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। तो हम लोग आज बस इतना ही रहने देते हैं। हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें हम लोग उत्तरी मैदान और अन्य जो है विभाजन किया गया भौतिक स्वरूप, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जिनको भी एनसीईआरटी कोर्स लेना है वो 100 रुपये का जो इसका डिस्काउंट है, जो कूपन दिया गया है, उसको प्रयोग करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।